इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं भार्गवी और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आंखें न्यूज़ 24। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त है तमाम बड़ी खबरों का नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर। देश के लिए बुरी खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई लोगों की मौत की खबर। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर से CM मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, कहा लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी। प्रदेश के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न, महिला मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी, गया क्षेत्र की विकास योजना के लिए राशि आवंटित करने को कहा। तेज तर्रार IPS अधिकारी शिवदीप लांडे बिहार लौटे, अपराधियों से निपटने की कारगर रणनीति के कारण जनता के हैं चहेते। देखिए खबरें विस्तार से। तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। खबर के अनुसार इस हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई उच्च अधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। दुर्घटना के कारणों का हालांकि अभी पता नहीं लग पाया है। कुन्नूर के जिलाधिकारी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए हैं। आज तमिलनाडु से देश के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। कुन्नूर जिले में सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हेलीकॉप्टर पर CDS बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के उच्चाधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। प्राप्त सूचना के अनुसार इस हादसे में 11 लोगों के मौत की खबर है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कुन्नूर के जिलाधिकारी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं। फिलहाल दुर्घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। वायुसेना ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हेलीकॉप्टर हादसे पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर इस मामले पर पूरी जानकारी ली। साथ ही संसद के दोनों सदनों को भी हादसे की जानकारी दी। दुर्घटना में 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हालांकि अभी तक CDS बिपिन रावत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और सेना के अधिकारी भी उनके बारे में जानकारी देने से बच रहे हैं। गौरतलब है कि जिस Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर CDS बिपिन रावत सवार थे, वो भारतीय सेना के सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टरों में से एक माना जाता है। ऐसे में इसका दुर्घटनाग्रस्त होना गंभीर चिंता का विषय है। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा मुखिया का नाम लिए बगैर कहा कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। एक रिपोर्ट। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने बाबा गोरखनाथ को तपोभूमि गोरखपुर को कई बड़े तोहफे दिए। गोरखपुर एम्स, खाद कारखाना और ICMR का क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सपा मुखिया का नाम लिए बगैर साफ कहा कि लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि अपनी तिजोरी भरने और आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने वाले लोगों को जनता के दुख से कुछ भी लेना देना नहीं है। जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वही नाम लिए बिना समाजवादी पार्टी पर करारा हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों को सिर्फ लाल बत्ती चाहिए। PM मोदी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है। लाल टोपी वाली यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी है। उन्हें केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता चाहिए। PM मोदी ने कहा कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण देकर यूपी का नाम बदनाम कर दिया था। आज माफिया जेल में है और निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। यही डबल इंजन का डबल विकास है। इसी कारण डबल इंजन की सरकार पर उत्तर प्रदेश को विश्वास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में खाद कारखाना तथा एम्स का शुरू होना कोई संदेश दे रहा है। जब भी डबल इंजन की सरकार होती है तो तेजी से काम भी होता है।
जब कहीं नेक नियत से काम होता है तो आपदाएं भी अवरोध नहीं बन पाती। जब गरीब, शोषित और वंचित की चिंता करने वाली सरकार होती है तो परिणाम दिखता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमने देश में यूरिया का गलत इस्तेमाल रोका, इसकी 100% नीम कोटिंग की। हमने यूरिया के उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। देश में बंद पड़े कारखानों को खोलने के लिए ताकत लगाई। इसी के तहत 4 बड़े खाद कारखाने हमने चुने हैं। आज एक की शुरुआत हो गई है, बाकी भी आने वाले वर्षों में शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां यूरिया 60 से 65 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं भारत में यूरिया को सस्ता बेचा जा रहा है। इसी तरह खाद्य तेल को खरीदने के लिए भारत करोड़ों रुपए विदेश भेजता है। कच्चे तेल पर भी भारत 5 साल में 7 करोड़ रुपए खर्च करता है। इसे भी इथेनॉल और बायोफ्यूल पर बल देकर हम कम करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश में बायोफ्यूल बनाने के लिए अनेक फैक्ट्रियों में काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है। जितना भुगतान पिछले 10 वर्षों में हुआ, उतना भुगतान योगी आदित्यनाथ सरकार ने सिर्फ 4 से 5 साल में कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6 एम्स पारित किए। पिछले कुछ वर्ष से देश भर में 16 एम्स चलाने पर काम चल रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज हो। मुझे खुशी है कि यहाँ तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज बनने का काम चल रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में 17 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार के लिए स्वास्थ्य सर्वोपरि है। मुझे पहले की सरकारों का दोहरा रवैया, जनता से उनकी बेरुखी भी बार बार याद आ रही है। मैं इसका जिक्र भी आपसे जरूर करना चाहता हूं। सब जानते थे कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर प्लांट इस पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए, यहां रोजगार के लिए कितना जरूरी था। लेकिन पहले की सरकारों ने इसे शुरू करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। सब जानते थे कि गोरखपुर में एम्स की मांग बरसों से हो रही थी, लेकिन 2017 से पहले जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने एम्स के लिए जमीन देने में हर तरह के बहाने बताए। मुझे याद है जब बात आर्या पार की हो गई, तब बहुत बेमन से, बहुत मजबूरी में पहले की सरकार द्वारा गोरखपुर एम्स के लिए जमीन आवंटित की गई थी। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले
यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। प्रदेश के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराया गया। इसमें महिला मतदाताओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नवादा के रोह प्रखंड में महिला मतदाता और पुलिस के बीच सेल्फी लेने को लेकर हुए विवाद में महिला पुलिस जख्मी हो गई। कुछ जगहों पर छिटपुट झड़पों की खबरों के अलावा आमतौर पर मतदान शांतिपूर्ण रहा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद अब आपका स्वागत है। अपने बेबाक बयानों के लिए प्रसिद्ध बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दे डाली। उन्होंने कहा, ये धमकी गया क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग रखते हुए दी। बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है उनका एक बयान जिसमें उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी दे डाली है। पूर्व सीएम ने गया में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दीजिए, वरना हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, गठबंधन में है, चमक गए तो सोच लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसीलिए कोई अपयश लेकर नहीं जाना चाहते। इमामगंज के पथरा गांव में डॉक्टर परमेश्वरी प्रसाद और उनकी पत्नी यशोदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए डैम, आहर और नहर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग की। हालांकि अपने चमकने वाले बयान के तुरंत बाद उन्होंने यह भी कह दिया कि इसकी नौबत नहीं आएगी, मुख्यमंत्री उनकी बातों को मानेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि पैसे मिलते ही नए वित्तीय वर्ष में लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार से कहकर उसे पूरा करा देंगे। मांझी ने कहा कि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि गया से इमामगंज, बांके बाजार, डुमरिया को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए रेल मंत्री से बात कर लिया हूँ, जिसके सर्वे का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर वो फिर रेल मंत्री से बात करेंगे। बहरहाल भाजपा और जदयू नेताओं को संभल कर बोलने की सलाह देने वाले मांझी खुद ऐसा बोल गए तो सत्ता पक्ष के लिए चिंता बढ़ने वाली है। तब उनके बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। हम राजनीति का ये अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी में हम अपजस लेके नहीं जाना चाहते हैं। हम एक जस लेके जाना चाहते हैं कि जो हम करना चाहा अपने क्षेत्र के लिए किया है, इसलिए हमको बड़ी संतुष्टि होगी। और यदि 1,000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहते कहें कि 1,000 करोड़ रुपया दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं। तेज तर्रार IPS अधिकारी शिवदीप लांडे फिर से बिहार लौट आए हैं। 5 वर्षों की प्रतिनियुक्ति के बाद महाराष्ट्र से बिहार लौटे शिवदीप लांडे से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। अपराधियों से निपटने की उनकी कारगर रणनीति के चलते आम जनता में भी वह काफी लोकप्रिय हैं। बिहार वासियों के चहेते IPS अधिकारी शिवदीप लांडे अपने 5 वर्षों के महाराष्ट्र प्रवास के बाद बिहार वापस लौट आए हैं। वापस लौटने से पहले उन्होंने एक पोस्ट में बिहारियों के लिए अपने प्यार का इजहार किया। सिंघम और सुपर कॉर्प के नाम से चर्चित शिवदीप
5 वर्षों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने के बाद बिहार लौटे हैं। मंगलवार को मुंबई से पटना की उड़ान भरने के साथ ही उन्होंने अपनी जानी मानी हनक के साथ एयरलाइंस के व्यवस्था की खामियों पर हमला बोला। उन्होंने जहाज की लेट लतीफ़ी को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार के यात्रियों के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा अन्य राज्यों के लोगों के साथ करते हैं क्या। बिहार को हमेशा बिहार लिखते हुए शिवदीप लांडे ने कहा कि वे इस धरती पर सेवा देने आ चुके हैं। शिवदीप लांडे ने अपनी एक तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है। साथ ही लिखा है, स्पाइसजेट की मुंबई से पटना फ्लाइट की दुर्भाग्यपूर्णता और निराशाजनक व्यवस्था को आज मैंने महसूस किया। आज मेरी फ्लाइट के प्रस्थान का समय दोपहर 2:55 था। इस लिहाज से सभी यात्रियों को फ्लाइट के अंदर 2:10 में ही बैठा दिया गया। फिर 3:20 तक फ्लाइट यूं ही अपने स्थान पर खड़ी रही और फिर अचानक से 3:29 पर मोबाइल पर SMS से जानकारी मिलती है कि ये फ्लाइट अब 4:30 बजे उड़ान भरेगी। उन्होंने सवाल किया कि बिना किसी घोषणा के आप इतने बिहारी यात्रियों को यूं एक डब्बे में बंद कर कैसे रख सकते हैं? क्यों ऐसा आप अन्य राज्य के यात्रियों के साथ कर सकते हैं? जब हम कुछ बिहारियों ने अपनी आवाज़ उठाई तब एयरलाइंस की मैनेजमेंट को फ्लाइट को पटना के लिए उड़ान भरनी पड़ी। अंत में उन्होंने लिखा कि अब मैं बिहार की धरती पर सेवा देने आ चुका हूँ। जय हिंद। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि दूसरे घर आने का एहसास हो रहा है। जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसे निभाएंगे। समझा जाता है कि नीतीश सरकार में शराबबंदी की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बहरहाल शिवदीप लांडे के आगमन को लेकर राज्य के लोगों में उत्सुकता और उत्साह का माहौल है। इससे पूर्व जब शिवदीप लांडे बिहार में थे तो उन्होंने बहुत से विभागों को दुरुस्त करने में अहम भूमिका निभाई थी। लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी वो अपने तेज तर्रार तेवर के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। देश के लिए बुरी खबर। तमिलनाडु के कुन्नूर में CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, कई लोगों की मौत की खबर। बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर से CM मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। कहा, लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी। प्रदेश के 34 जिलों के 53 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न। महिला मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी। गया क्षेत्र की विकास योजना के लिए राशि आवंटित करने को कहा। तेज तर्रार IPS अधिकारी शिवदीप लांडे बिहार लौटे। अपराधियों से निपटने की कारगर रणनीति के कारण जनता के हैं चहेते। तब तक तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।